हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर बी क्रिएटिव। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनका तुम जाने अनजाने में यूज़ करके अपनी ड्राइंग्स की हालत ख़राब कर रहे हो। तो तुमने इंटरनेट से, रील्स से या फिर अपने ही किसी दोस्त से ड्राइंग की टिप्स ज़रूर कभी ना कभी सुनी होंगी, लेकिन क्या पता उनमें से कुछ ऐसी टिप्स हों जो तुम्हारी आर्ट प्रोग्रेस को स्लो या फिर हटा के रिवर्स भी कर सकती है। आज मैं तुम्हें उन्हीं टिप्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें लोग बेस्ट एडवाइस मानते हैं, लेकिन वो छुपके तुम्हारी आर्ट जर्नी को डैमेज कर रही हैं। और हाँ, मैं हर पॉइंट को समझाने के लिए तुम्हें एक सॉलिड एग्जाम्पल भी दूंगा, जिसकी वजह से मेरी एक कही बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी अच्छे तरीके से, फिर तुम इन्हें जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो पहली टिप है, ट्रेसिंग इज चीटिंग। देखो, ये लाइन सबने सुनी है। जैसे ही कोई ट्रेसिंग करता है लोग बोलते हैं चीटर, आर्टिस्ट नहीं हो तुम। लेकिन सच तो ये है कि ट्रेसिंग को सिर्फ एक कॉपी पेस्ट का टूल समझना गलत बात है। अगर तुम ट्रेसिंग कर रहे हो सिर्फ इंस्टाग्राम पे लाइक्स के लिए, बिना समझे कि स्ट्रक्चर क्या है, तो हाँ, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। लेकिन अगर तुम ट्रेसिंग का यूज एनाटॉमी, प्रोपोर्शंस, लाइट स्टडी या कंपोजिशन समझने के लिए कर रहे हो, तो वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लर्निंग मेथड बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, एक बिगिनर आर्टिस्ट है, उसने एक रियल फोटो ट्रेस किया, लेकिन इस बार उसने हर शेप का ब्रेक डाउन किया, सर्कल, बॉक्स, ट्रायंगल। उसने देखा कि आर्म का एंगल क्या है, लाइट कहाँ से पड़ रही है, फेस का सिमेट्री कैसे बैलेंस हो रहा है। अब अगले दिन जब वो बिना ट्रेस करे ड्रॉ करेगा, उसका ब्रेन ऑलरेडी ट्रेंड होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई म्यूजिक स्टूडेंट किसी सॉन्ग के कॉर्ड्स बजा के सीखता है, ओरिजिनल बनाने से पहले प्रैक्टिस करता है। ट्रेसिंग सीखने का टूल है, कॉपी करने का शॉर्टकट नहीं। स्मार्ट ट्रेसिंग मतलब स्मार्ट आर्टिस्ट। टिप नंबर 2, रेफरेंस मतलब इमेजिनेशन यूज करो। बहुत लोग बोलते हैं प्योर इमेजिनेशन से ड्रॉ करो तभी असली आर्टिस्ट बनते हो, लेकिन सच ये है, इमेजिनेशन खुद से नहीं आती, इसके पीछे होता है एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन का डेटाबेस। अगर तुम रेफरेंस नहीं लेते तो तुम्हारे ब्रेन के पास एक्यूरेट फॉर्म, लाइट, एंगल या पोज का डेटा नहीं होता। सोचो, तुम्हें एक कैट ड्रॉ करनी है जो जंप कर रही है, लेकिन तुमने कभी कैट की मोशन को ऑब्जर्व नहीं किया, रेफरेंस नहीं लिया, तो वो कैट कंगारू भी बन सकती है या फिर इंसान जैसा भी लग सकती है। लेकिन अगर तुमने एक रेफरेंस फोटो से देखा कि पीछे के पैर कैसे फोल्ड हो रहे हैं, स्पाइन का कर्व कैसे बनता है, तो तुम्हारी इमेजिनेशन भी रियल लगेगी। रेफरेंस लेना इमेजिनेशन को कॉपी नहीं बनाता, बल्कि एक्यूरेट इमेजिनेशन बनाता है। इवन प्रो आर्टिस्ट, एनिमेटर, स्टूडियो सब रेफरेंसेस का यूज करते हैं। टिप नंबर 3, लाइन आर्ट शुड बी क्लीन एंड परफेक्ट। हर बिगिनर लाइन आर्ट को इतना पॉलिश करता है कि ड्राइंग की जो आत्मा होती है वो ही निकल जाती है। गेस्चर्स, इमोशंस, मूवमेंट्स सब कुछ चला जाता है सिर्फ एक परफेक्ट लाइन के चक्कर में। परफेक्ट लाइन बनाना कोई रेस नहीं है, एक्सप्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सोचो, एक आर्टिस्ट ने पोज बनाया जो कि डायनामिक था, लेकिन जब उसने उसकी लाइन आर्ट बनाई तो उसने हर कर्व को इतना स्मूथ कर दिया कि पोज स्टिफ हो गया। आंख परफेक्ट बनी, लेकिन इमोशन चला गया ड्राइंग में से। एक और आर्टिस्ट ने उसमें रफ लाइंस रखी, पर उसकी ड्राइंग में एनर्जी थी, देखने वाला इजीली कनेक्ट कर पाया उस ड्राइंग से। क्लीन लाइन आर्ट तभी अच्छी लगती है जब गेस्चर्स अलाइव हों, वरना वो सिर्फ एक बोरिंग स्टैचू जैसी ड्राइंग बन जाती है। टिप नंबर 4, डेली प्रैक्टिस मतलब इम्प्रूवमेंट। देखो, ये आधा ट्रुथ है, रोजाना ड्राइंग करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ पेन घिसना आर्ट नहीं होता। प्रैक्टिस सिर्फ प्रोडक्टिव तब होती है जब तुम एनालाइज कर रहे हो। अगर तुम डेली गलत प्रोपोर्शंस ड्रॉ कर रहे हो बिना इम्प्रूव किए, तो वो हैबिट स्ट्रांग होती चली जाएगी। सोचो, एक लड़का रोज 1 घंटे ड्राइंग करता है, लेकिन हर बार वो नेक और शोल्डर्स का प्रोपोर्शंस गलत बनाता है। कोई करेक्शन नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, 6 महीने बाद भी वही सेम गलती रिपीट। दूसरी तरफ एक लड़की जो केवल 30 मिनट ड्राइंग करती है डेली, पर उसमें वो रेफरेंस भी चेक करती है, मिस्टेक्स भी हाईलाइट करती है और नेक्स्ट टाइम उनको फिक्स भी करती है। उसका प्रोग्रेस ज्यादा था, लेकिन एफर्ट्स कम थे। प्रैक्टिस डजंट मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। तो गलत प्रैक्टिस से गलती परमानेंट हो जाती है। टिप नंबर 5, एक ही स्टाइल में लगे रहो। लोग बोलते हैं एक ही स्टाइल में मास्टर बन जाओ, लेकिन अगर तुम सिर्फ एनिमे कर रहे हो बिना एनाटॉमी, रियलिज्म और अदर स्टाइल्स को एक्सप्लोर करे, तो तुम्हारा आर्ट रिपीटेटिव हो जाएगा। स्टाइल तब डेवलप होती है जब तुम हर टेक्निक ट्राई करते हो और फिर अपना मिक्स बनाते हो। अगर तुम्हें अपनी खुद की वॉइस डेवलप करनी है
तो तुम दूसरे लोगों के गाने सुनोगे, ट्राई करोगे, तब अपना अंदाज बनेगा। वैसे ही जब तुम रियलिज्म, कार्टून, एनाटॉमी सब सीखते हो, तब तुम्हारी आर्ट स्टाइल स्ट्रांग होती चली जाती है। एक ही स्टाइल में चिपक जाना मतलब अपनी ग्रोथ पे कुल्हाड़ी मारना। एक्सप्लोर करो, स्टाइल खुद आ जाएगा। टिप नंबर 6, कलर थ्योरी बोरिंग होती है। बहुत लोग ये समझते हैं कि कलर थ्योरी बोरिंग होती है। काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, उन्हें लगता है कि भाई मुझे तो बस रेड, ब्लू, पिंक यही पसंद है, वहीं लगा देता हूँ। लेकिन अगर तुम समझते नहीं हो कि वार्म कलर कहाँ यूज़ करना होता है, कोल्ड कलर कहाँ यूज़ करना होता है, तो तुम्हारी ड्राइंग लोगों को विजुअली कंफ्यूज कर सकती है। कलर थ्योरी सिर्फ कलर चूज़ करने की कोई साइंस नहीं है, ये मूड, इमोशन और स्टोरी कंट्रोल करने का एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है। सोचो तुमने एक बहुत ही सैड सीन बनाया जिसमें एक तुम्हारा ब्रोकन हीरो है, बारिश हो रही है, लेकिन तुमने स्काई में ऑरेंज पिंक कलर कर दिया और कैरेक्टर की हुडी को रेड कलर कर दिया। तो ये सीन कितना हैप्पी लग रहा है, जबकि स्टोरी तो सैड थी। वहीं एक और आर्टिस्ट था जिसने ब्लू ग्रे टोन को यूज़ किया, बैकग्राउंड में लो सैचुरेशन वाले कलर यूज़ किए। वो अपनी ड्राइंग में वो पर्टिकुलर इमोशन तो डिलीवर कर पाया। अगर तुम्हें कलर थ्योरी नहीं सीखनी तो तुम्हारी ड्राइंग्स बिल्कुल जैसे लड़कियां स्नैपचैट वाले फिल्टर्स यूज़ करती हैं जो कि प्रिटी होते हैं पर पॉइंटलेस होते हैं, बिल्कुल वैसी लगेंगी तुम्हारी ड्राइंग्स। इमोशन और अटेंशन को कंट्रोल करना है तो कलर थ्योरी थोड़ी बहुत तो तुम्हें आनी चाहिए। टिप नंबर 7, एक्सपेंसिव टूल मतलब बढ़िया आर्ट। देखो ये मिथ हर नए आर्टिस्ट के दिमाग में घुसा होता है। अगर मेरे पास आईपैड होता या फिर मेरे पास बढ़िया ड्राइंग टैबलेट होता तो मैं भी मास्टरपीस बना पाता। लेकिन टूल्स का काम है सपोर्ट करना, स्किल डेवलप करना नहीं। अगर फंडामेंटल्स वीक हों तो 1 लाख का टैबलेट भी कुछ नहीं कर सकता। सोचो एक आर्टिस्ट ने 10,000 का फोन लेके डेली गेस्चर्स ड्राइंग किए, रेफरेंसेस स्टडी किए और सोशल मीडिया पे ग्रोथ वगैरह भी दिखाई। दूसरी तरफ एक और आर्टिस्ट था जिसने आईपैड लिया, पर उसके पास ना कोई गोल है, ना स्टडी का प्लान। उसकी आर्ट वहीं की वहीं रह जाएगी क्योंकि टूल ने उसे सिर्फ शॉर्टकट दिया है, डायरेक्शन नहीं। जो आर्टिस्ट पेन और नोटबुक से इमोशन दिखा सकते हैं वो किसी भी सॉफ्टवेयर पे इजीली शाइन कर सकते हैं। तो इसलिए स्किल को अपग्रेड करो, टूल खुद पावर बन जाएगा। टिप नंबर 8, क्रिटिसिज्म इग्नोर करो, बस खुश रहो। देखो ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी का एग्जाम्पल है। लोग बोलते हैं क्या फ़र्क पड़ता है दूसरों के कुछ कहने से, ड्राइंग तो मेरा पैशन है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स को इग्नोर करना मतलब अपने इम्प्रूवमेंट के दरवाजे बंद करना। देखो ये चीज़ तुम्हें समझनी होगी कि आर्ट सब्जेक्टिव होता है पर इम्प्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। सोचो एक आर्टिस्ट ने 3 साल तक अपने आर्ट पे आई डोंट केयर व्हाट अदर थिंग्स का एटीट्यूड दिखा रखा है। उसने कभी किसी से पूछा नहीं कि मेरी ड्राइंग में क्या कमी है। रिजल्ट, फॉलोअर्स तो बढ़े लेकिन उसको क्लाइंट वर्क्स नहीं मिले। दूसरी तरफ एक और छोटा आर्टिस्ट, पर उसने लोगों के फीडबैक सुनना स्टार्ट किया, उसे डाइजेस्ट किया, फिल्टर किया और अप्लाई किया, और आज उसे कमीशन वर्क्स मिल रहे हैं क्योंकि उसने ग्रो करना चूज किया। क्रिटिसिज्म को पॉइजन मत समझो, ये एक कड़वी दवाई की तरह है जो तुम्हारी आर्ट को हेल्दी बनाता है। टिप नंबर 9, ज़्यादा डिटेल मतलब बढ़िया आर्ट। लोग सोच लेते हैं कि हर चीज़ को सुपर रियलिस्टिक, सुपर डिटेल्ड बना के ड्राइंग बेटर दिखेगी, लेकिन आर्ट में फोकस होना ज़रूरी होता है। जब तुम हर जगह डिटेल देते हो तो व्यूअर कंफ्यूज हो जाता है कि देखना कहाँ है। ड्राइंग से उसका फोकल पॉइंट ही छुप जाता है। सोचो एक आर्टिस्ट ने एक फेस ड्रॉ किया और उसके आसपास ज्वेलरी, पैटर्न, ट्रीज, क्लाउड और भी काफ़ी सारे डिटेल्स लगा दिए। रिजल्ट, व्यूअर ने फेस का इमोशन ही नहीं देखा क्योंकि उसका अटेंशन हर तरफ भटक गया। दूसरी तरफ एक और आर्टिस्ट था, उसने बैकग्राउंड ब्लर रखा, आउटफिट सिंपल रखा और सिर्फ आंखों में थोड़ी सी डिटेलिंग दे दी। व्यूअर सीधा उस ड्राइंग से कनेक्ट कर पाया, जो मेन चीज़ थी वो उसको हाईलाइट कर पाया। आर्ट में नेगेटिव स्पेस, सिंप्लिसिटी और फोकल क्लियरिटी, ये सब डिटेलिंग से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ज़्यादा बनाना इम्प्रूवमेंट नहीं होता, समझ के बनाना होता है। टिप नंबर 10, फाइनल लाइंस डायरेक्ट ड्रॉ करो, रफ स्केच टाइम वेस्ट होता है। देखो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव शॉर्टकट होता है। कई बिगिनर्स बोलते हैं कि मैं तो रफ स्ट्रक्चर बनाता ही नहीं, मैं सीधे लाइंस बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन स्ट्रक्चर बिना तुम्हारी ड्राइंग कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। इसलिए पहले रफ स्केच प्लान करो। बिना प्लान के अगर तुम घर बनाओगे तो रिजल्ट क्या होता है, घर गिर जाता है। सोचो एक बिगिनर आर्टिस्ट ने बिना रफ स्ट्रक्चर बनाए हेड बना दिया। रिजल्ट, आंखें ऊपर, कान पीछे,
नाक जगह से खिसक गई। लेकिन जब उसने रफ स्केच से फेस डिवाइड किया, गाइडलाइंस बनाई, उसकी सिमेट्री इंप्रूव हुई, एक्सप्रेशंस एक्यूरेट हुए। रफ स्केच इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ऑल इन्वेस्टमेंट ऑफ क्लैरिटी, क्योंकि प्लानिंग से ही एग्जीक्यूशन परफेक्ट होती है। टिप नंबर 11, स्टाइल जल्दी डेवलप करो तभी यूनिक बनोगे। आजकल सोशल मीडिया पे सबको एक ही चीज चाहिए, अपना खुद का आर्ट स्टाइल। लोग बोलते हैं तू तो बस किसी और की कॉपी बनाता है, अपना स्टाइल बना खुद का। पर असली सच ये है कि स्टाइल कोई आउटफिट नहीं है जो मैं एक दिन में सेलेक्ट कर लूं। स्टाइल डेवलप होती है टाइम, स्टडी, एक्सपेरिमेंटेशन से। सोचो एक 16 साल का आर्टिस्ट है जो सिर्फ एक एनिमे आर्टिस्ट को फॉलो करता है, वो उसी जैसा ड्रॉ करता है और 3 महीने में बोलता है देखो ये मेरी स्टाइल है। लेकिन जब वो अलग फेस, लाइटनिंग या पोज ट्राई करता है, सब कुछ गिर जाता है, क्योंकि उसकी स्टाइल सिर्फ कॉपी थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं। दूसरा आर्टिस्ट अलग अलग स्टाइल्स एक्सप्लोर करता है, रियलिज्म, कार्टून्स, एनाटॉमी, और फिर उनका फ्यूजन करता है। उसका स्टाइल नेचुरली इवॉल्व होता है, ओरिजिनल लगता है। स्टाइल बनाना मत चाहो, सीखना चाहो, स्टाइल तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। टिप नंबर 12, स्केचिंग ऑप्शनल है, अंडू है ना। डिजिटल आर्टिस्ट्स को लगता है कि अंडू फीचर सबसे बड़ा मैजिक है। मिस्टेक हुई, अंडू दबा दिया, लाइन गलत हुई, अंडू दबा दिया। पर इस चक्कर में उनका हैंड कंट्रोल और कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता। स्केचिंग के बिना गेस्चर, मोशन और फ्लूइडिटी आती ही नहीं। सोचो एक बिगिनर ने पूरे दिन अंडू कर करके 30 बार लाइन चेंज की, लेकिन वो पोज फिर भी स्टिफ लग रहा था। दूसरे आर्टिस्ट ने पहले गेस्चर बनाया, लूज स्केच किया, और फिर फाइनल लाइन, उसकी ड्राइंग ज्यादा अलाइव लग रही थी बिना 30 बार अंडू किए। अंडू एक सपोर्ट सिस्टम है, ड्राइंग का बेस स्केचिंग ही है। स्केचिंग सीखोगे तो अंडू की जरूरत कम पड़ेगी। टिप नंबर 13, वार्म अप टाइम वेस्ट है। बहुत आर्टिस्ट सोचते हैं मैं मुश्किल से 1 घंटे का टाइम निकालता हूँ ड्राइंग करने के लिए, उसमें भी मैं वार्म अप क्यों करूँ। लेकिन वार्म अप कोई नेसेसिटी नहीं, नीड है। जैसे सभी क्रिकेट प्लेयर्स फील्ड में आते ही बॉलिंग नहीं स्टार्ट करते, वैसे ही आर्टिस्ट को हाथ और दिमाग दोनों को सिंक करने का टाइम चाहिए होता है। एक आर्टिस्ट ने बिना वार्म अप किए डिटेल्ड पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट किया, लेकिन उसकी लाइन शेकी थी, प्रोपोर्शंस भी ऑफ थे। लेकिन दूसरे आर्टिस्ट ने सिर्फ 10 मिनट वार्म अप किया, सिर्फ सर्कल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स जैसे बेसिक शेप्स ड्रॉ करके। उसके बाद ही उसने फाइनल ड्राइंग शुरू करी। उसका कंट्रोल अच्छा था, लाइंस कॉन्फिडेंट दिख रही थी। वार्म अप का 10 मिनट तुम्हारे 1 घंटे को प्रोडक्टिव बनाता है। वार्म अप स्किप करना मतलब स्टिफनेस और मिस्टेक्स तो तुम जरूर ही करोगे। टिप नंबर 14, ऑब्जर्वेशन से कुछ नहीं होता, इमेजिनेशन बड़ा होता है। बहुत लोग ऑब्जर्वेशन को इग्नोर करते हैं, मैं अपनी सोच से ड्रॉ करूंगा, मुझे फोटो देखने की जरूरत नहीं है। पर बिना ऑब्जर्व किए इमेजिनेशन फेक बन जाती है। रियलिटी ऑब्जर्व करके ही हम नेचुरल और बिलीवेबल सीन्स को क्रिएट कर सकते हैं। सोचो तुम्हें एक विलेज की ड्राइंग करनी है और तुमने कभी असली में विलेज देखा ही नहीं, तो तुम उसे अपनी ऑब्जर्वेशन से बनाओगे। तो हो सकता है कि तुम्हारी ड्राइंग में साइकिल रॉकेट बन जाए, या फिर लोग जीन्स पहन के खेती करने लग जाएं। वहीं दूसरी तरफ एक और आर्टिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि मिट्टी का कलर, कपड़ों का टेक्सचर, लाइट किस एंगल से पड़ रही है, उसकी ड्राइंग ज्यादा रियल, रिच और बिलीवेबल लगेगी। ऑब्जर्वेशन इमेजिनेशन को फ्यूल करता है। आंखों से देखो तभी दिमाग कुछ बढ़िया तरीके से इमेजिन कर पाएगा। टिप नंबर 15, बैकग्राउंड ऑप्शनल होते हैं। बहुत लोग सिर्फ कैरेक्टर्स ड्रॉ करके पोस्ट कर देते हैं। बैकग्राउंड या तो प्लेन होता है या एक ग्रेडियंट, लेकिन बैकग्राउंड तुम्हारे कैरेक्टर को कॉन्टेक्स्ट देता है कि वो कौन है, कहाँ है, क्या कर रहा है। बिना बैकग्राउंड ड्राइंग इनकम्प्लीट लगती है, जैसे एक मूवी बिना सेट डिजाइन के। एक आर्टिस्ट ने एक वॉरियर ड्रॉ किया फुल ऑन आर्मर पहने हुए, लेकिन बैकग्राउंड प्लेन था। व्यूअर कंफ्यूज था, ये जंगल में है, बैटलफील्ड में है या जिम में। दूसरे आर्टिस्ट ने सिर्फ एक बेसिक माउंटेन रेंज, फॉग और कुछ टूटी हुई तलवारें ग्राउंड पे ऐड कर दी, जिससे उसकी ड्राइंग की स्टोरी क्लियर हो गई। बैकग्राउंड बनाना ऑप्शनल नहीं, स्टोरी टेलिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। टिप नंबर 16, सबको पसंद आनी चाहिए। देखो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस मेंटल ब्लॉक होता है। तुम दूसरों को खुश करने के लिए अपने खुद के आइडियाज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हो, लेकिन जब तक तुम खुद अपने आर्ट से कनेक्ट नहीं करते, ऑडियंस भी नहीं करेगी। रियल कनेक्शन ऑथेंटिसिटी से आता है, अप्रूवल से नहीं। सोचो एक आर्टिस्ट केवल ट्रेंडिंग कैरेक्टर्स ड्रॉ करता था, जिससे फॉलोअर्स तो बढ़े, लेकिन एक टाइम बाद उसको बर्न आउट फील होने लग गया,
क्योंकि उसका पर्सनल करेक्शन ज़ीरो हो गया था। दूसरी तरफ एक और आर्टिस्ट जो कि अपनी मेमोरीज के बेसिस पर कॉमिक्स बनाता था, कम लाइक्स आए लेकिन लॉयल फैन बेस बना जो हर पोस्ट का वेट करता था। सबको खुश करना छोड़ो, अपने अंदर के आर्टिस्ट को खुश करो। जो दिल से निकलता है वही दिल तक पहुंचता है। टिप नंबर 17, पहले फॉलोअर्स बनाओ बाद में सीखना। आजकल सब इंस्टाग्राम रील्स, ट्रेंडिंग ऑडियोज और फॉलोअर्स काउंट पे फोकस करते हैं। वो सीखने की प्रोसेस को स्किप कर देते हैं सिर्फ वायरल होने के चक्कर में। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो सक्सेस शॉर्ट टर्म होती है। सोचो, किसी आर्टिस्ट ने 50 के फॉलोअर्स बना लिए एक फिल्टर टूल से एनिमे फेसेस ड्रॉ करके, लेकिन जब उसे कोई कॉलैब मिला जिसमें रियल ड्राइंग करनी थी, उसका कॉन्फिडेंस हिल गया। दूसरी तरफ एक और आर्टिस्ट ने स्लो ग्रो किया, ड्राइंग सीखी, और जब उसके रील्स वायरल हुए तो उसने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की क्योंकि उसकी स्किल्स स्ट्रांग थी। फॉलोअर्स एक रिजल्ट है, सीखना इन्वेस्टमेंट है। जितना स्ट्रांग सीखोगे उतना स्ट्रांग ग्रो करोगे। तो गाइज यही थी वो पॉपुलर टिप्स जो तुम्हारी आर्ट जर्नी को सीक्रेटली खराब कर रही हैं। अगर तुम्हें कोई पॉइंट या फिर कोई भी टिप रिलेटेबल लगा तो कमेंट में बस हैव अ नाइस डे लिख देना, और वीडियो किसी को शेयर करनी हो तो कर सकते हो। ड्राइंग सीखना एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन अगर हम सही चीज़ें सीख रहे हैं तो ग्रोथ तो पक्की है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइंग करो, गलती करो और इम्प्रूव करते रहो। स्टे क्रिएटिव।